अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड एसएससी यानी कि हम एसएससी में हम ग्रेड 9 को देख रहे हैं और मॉडल पेपर एग्जामिनेशन जो इस साल से चेंज हुआ है पेपर उसको हम देखने जा रहे हैं। पेपर जो हम देख रहे हैं वो इस वक्त है केमिस्ट्री का पेपर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि आपके पास 40 मिनट्स हैं और 40 मार्क्स का आपका पेपर है और आपके पास 70 मिनट्स हैं ये पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो यू हैव टू बी रियली वेरी क्विक। आपने एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना और आपने मूव ऑन करते रहना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो मूव ऑन करते रहना और इंश्योर करना है कि आपने पेंसिल यूज़ करनी है व्हेन यू आर डूइंग द पेपर। आप बबल शीट को भी पेंसिल से फिल करना है और आंसर्स यहाँ भी मार्क करें या वर्किंग करें तो इसको भी आपने पेंसिल से ही मार्क करें। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है नंबर 1 लिखा हुआ है द वैलेंसी ऑफ आयरन Fe इन FeNO33 इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, चले मैं वो आपको ट्रिक बता देता हूँ। वो ये है कि आपने यहाँ पे लिखा Fe लिखा और यहाँ पे आपने लिखा NO3 लिखा। ठीक है, NO3 लिख दिया, सही है। ये एक पूरा Fe और NO3 आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है ना ये 3, यहाँ पे जो 3, ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ चला जाता है इसकी पावर में। ठीक है। अब आयरन क्योंकि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपके ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि उसमें +3 हो या -3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सिंपल क्या लगा देना है, अपना ऑप्शन डी लगा देना है इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स। क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ होते हैं भाई, जमीन में होते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ में होते हैं ना। इंक्लूडिंग देयर अकरेंस, केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, दिस स्टडी रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ, ये बेसिकली किसी की डेफिनेशन पूछ रहा है। बाय ऑप्शन दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री। देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, जमीन। सही है, तो यहाँ से हमारे पास इस सवाल का जवाब मिल जाएगा क्योंकि जियो का मतलब होता है जमीन। ठीक है, ऑर्गेनिक और पॉलीमर अलग चीज होता है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है H3C इज अ फ्री रेडिकल। H3 ये ऐसे लिखा हुआ है H3 और C इसके ऊपर ये डॉट लगा हुआ है। इस डॉट का मतलब क्या है, इज अ स्टेबल यूनिट। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, ये स्टेबल यूनिट नहीं होता। इसका चार्ज है, देखिए इसके ऊपर चार्ज होता तो उसके ऊपर लगा हुआ होता, चार्ज तो नहीं लगा हुआ। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फॉर्म्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ये बिल्कुल गलत है। ये हमेशा प्रेजेंस ऑफ एनर्जी के अंदर यूज होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी में ये होता है। ठीक है, फिर कह रहे पोजेसेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल, इसके अंदर बेसिकली ऑड का मतलब ये होता है, ऑड का मतलब ये होता है अनपेयर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल इसलिए है क्योंकि इट पोजेसेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कंसिडर द गिवन फीचर्स। फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले कि लिखे हुए क्या है। पहला फीचर लिखा हुआ है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पोजेसेस ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फिर लिखा हुआ है एग्जिस्ट इन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड फॉर्म। ठीक है, कह रहे द सब्सटेंस दैट एग्जिबिट ऑल दीज फीचर्स इज और इज एन रेडिकल। देखिए रेडिकल जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होती है सब्सटेंस की, तो वो तो गलत हो गया। ठीक है, फिर लिखा है पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक टाइप ऑफ एटम जो होते हैं वो बेसिकली एक टाइप ऑफ एटम, ये लिखा हुआ है ना, वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो मिक्सचर में वन टाइप ऑफ एटम नहीं होते, कंपाउंड में भी नहीं होते। किसमें होते हैं भाई, हमारा छोटा सा एलिमेंट उसके अंदर होता है। सही है। अगला कह रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोल रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द टेक्निक्स रिक्वायर्ड फॉर। एनालिटिकल का मतलब है नेमिंग डिफरेंट सब्सटेंस, नेमिंग का ताल्लुक एनालिटिकल से नहीं होता। सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल सही है। बाकी भी देख लेते हैं, रिएक्टिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ताल्लुक एनालिटिकल के अंदर नहीं आता। और फिजिकल स्ट्रक्चर के चेंजेस का जो ताल्लुक है वो भी एनालिटिकल के अंदर नहीं आता। एनालिटिकल का ताल्लुक होता है सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। पहले ऊपर उसने जियो केमिस्ट्री और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं पूछा आपसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ CO2। ये बोल रहा है वो डिजॉल्व इन इट, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ड्रिंक। देखें, अगर 1 मोल है ना आपके पास, 1 मोल ऑफ CO2 है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है 6.0
2 इंटू 10^23 है, सही है। अब वो अगर वो 0.5 हो गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। ऑब्वियसली 10^23 को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दें। 6.02 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो 6.02 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब उसका हाफ कर रहे हैं आप। उसका हाफ क्या होता है? 3.01 होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है डब्ल्यू बिन मोल्स हैं, एक्स बी मोल्स हैं, वाई बी मोल्स हैं, और यहाँ 6 लिखा हुआ है, मोल्स गिवन है। तो बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू, एक्स और वाई क्या होंगी? ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, चलें देखते हैं। देखिए, मुझे पता है कि नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैं बात करूँ रिएक्टेंट साइड पे, आर का मतलब रिएक्टेंट और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन ही होंगे, सही है। अब जब यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, ये फिक्स हो गए, सही है। अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 आएगा 4 से, ठीक है। इसका मतलब है या तो ये वाला ऑप्शन सही है या तो ये वाला ऑप्शन सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया 4, ठीक है। 4 जब मैं लिख रहा हूँ तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? ये हाइड्रोजन तो हो जाएंगे 12, सही है। इस केस में नाइट्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 4n हो गया, ठीक है। जब ये 4 हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, और तो कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है ना रिएक्टेंट की साइड पे, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की साइड पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब क्या, आपके पास नाइट्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 4 हो गए। अच्छा, पीछे से ऑक्सीजन कितने आ रहे थे? पीछे से ऑक्सीजन आ रहे थे 6, सही है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने मिल गए? 4, 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया, सही है। तो इसका मतलब है ये W और Y 4 4 है, 4 4 यहाँ पे भी 4 4 है, यहाँ पे भी 4 4 है। अभी तक हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 10 है, तो यहाँ पे भी 10 होने चाहिए थे। यहाँ 10 कैसे होंगे? ये 2 लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी? 5। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? C। अब ये वैल्यू 10 होगी 5 रखेंगे तो, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है अ कंपाउंड हैज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H9। एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H9 है, और लिखा है एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी गिवन होगा, जो कि चारों ऑप्शंस में गिवन है, कह रहा है उसका मास की वैल्यू ये गिवन है 1.14 बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ व्हाट? ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा के देखें, C6H11 है, अगर इसको किसी से डिवाइड करते हैं 6 को तो 4 बन सकता है, या 11 को किसी से डिवाइड करें तो 9 आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 7 है, 7 और 4 और 12 और 9 का ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है 8, 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 9 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका ऑप्शन वाकई सही है तो उसको कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। और सी में भी ये 12 और 27 लिखा हुआ है, डी में तो वो भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अपनी तसल्ली करनी है तो मैंने क्या किया, कार्बन के 8 एटम्स हैं तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 12 8 96 होता है, ठीक है। और लिखा हुआ है 18 हाइड्रोजन है, इसमें 18 ऐड कर दें, क्या आंसर आएगा? 114 ही आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है हमारा आंसर कंफर्म सही है, ये तुक्का तो लगाया नहीं है, ठीक है। हमने तो कंफर्मेशन भी ले लिया कि हाँ जी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है अ स्टूडेंट एड्स अ पीस ऑफ जिंक मेटल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसमें क्या ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं? एंड रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, 4 ऑब्जर्वेशन दे दी उसने। विच कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब है कंफर्म, प्रूव्स अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। देखें इन चारों में से जो दी हुई स्टेटमेंट्स हैं इसमें से ये बताएं कि कहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। पहले लिखा है द जिंक बिकम स्मॉलर इन साइज, भाई इसका तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना स्मॉलर इन साइज वाला, ये तो गलत हो गया। द सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, कुछ सोल्यूशन में कुछ हो ही नहीं रहा तो हम कैसे बताएंगे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अ गैस 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 रिलीज हो रही बबलिंग करता,
रिएक्शन वेसल फील्ड वार्म्स, हीट प्रोड्यूस हो रही है जी। इसका मतलब है मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज। भाई मास ऑफ सल्फर की बात करते हैं तो हमारे पास मैसेज गिवन भी हैं। थायोसल्फेट सोडियम है तो 23 ये सोडियम का मैस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सल्फर का भी मैस गिवन है, 32 गिवन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 32, ये रहा। इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का भी गिवन है, क्वेश्चन में 16 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। सही है, इन तीनों मैसेज को ऐड करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से करें। 46, 64 और 48 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 8, 1 कैरी, 6 4 10 14 15, 158 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं बाय मास ऑफ सल्फर परसेंटेज निकालनी है सल्फर की इस मॉलिक्यूल से। सल्फर का मास कितना है, 64। इस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, 158। मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। कैलकुलेटर यूज करेंगे आपके पास बिल्कुल यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर से कैसे यूज करेंगे, 64 डिवाइड बाय 158 करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40.51%। राउंड ऑफ कर दिया मैंने 51 को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन, ठीक है, इथाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। कह रहे कार्बन कार्बन एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहे हैं। अगर मैं C2H2 को ओपन करूं तो बेसिकली इथाइन जो YNE है ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे होता है, CH ऐसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास इसके अंदर आते ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसकी बॉन्डिंग में। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, रीड कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल इज। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑप्शंस को देख लेता हूँ। ऑप्शंस में मेरे पास पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लोरीन क्या है, सेम केस है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। NaCl मेरे पास क्या आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट नहीं, आयनिक है, सही है। ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये आएगा मेरे पास पोलर कोवलेंट सॉलिड, सही है। ये तो मैंने अपनी को VALNT पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है यूजुअली डिसॉल्व्स इन वाटर कैरीज पार्शियल चार्ज ऑन एटम्स। देखें H2S के अंदर पार्शियल चार्जेस होते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी में ही होती है और पार्शियल चार्जेस भी इसी के अंदर होते हैं। NaCl में पार्शियल नहीं, फिक्स चार्जेस होते हैं, सही है। कह रहा है द गिवन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एग्जाम्पलीफाइज। एग्जाम्पलीफाइज का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस का जो भी कॉन्सेप्ट आता है, द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सही है। और यहाँ मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि आयंस का जिक्र किया गया, तो ये बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका 287, ये 287 होता है, ये 287 से 288 हो रहा है, ठीक है। और इसका 282 होता है। मैग्नीशियम क्योंकि इसके तीसरा शेल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो स्टेबल हो जाता है। और क्लोरीन जो है वो अपना क्या नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो बेसिकली इसका ये बॉन्ड ऐसे बनता है MgCl2। एक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो वो एक Cl को देता है 1 इलेक्ट्रॉन और एक Cl को देता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, सही है। अच्छा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज अ वेरी बेसिक सवाल। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके पास, पहला ही ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
उसके बाद दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है द एटम्स x एंड y हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 1 एंड 3.5. द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट विल फॉर्म बिटवीन x एंड y इज, पहले तो ये देख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, एक 3.5 और एक 1 है. दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसका मतलब है जो बॉन्ड बीच में बन रहा होगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा. ठीक है, आयनिक बॉन्ड उन कंपाउंड्स के दरमियान बनता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है द आइसोटोप दैट इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स एप्लीकेशन इज. मैच्ड करना नहीं है, या मैच द कॉलम नहीं है. आपसे ये नहीं कह रहे कि मैच करें, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज पूछे गए. सही है, मैच का मतलब ये है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है. ठीक है. यूरेनियम को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर जनरेशन, यही ऑप्शन जो है वो सही है. इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस है कि सोडियम को वेपन में यूज करना, टेक्नीशियम को आपने एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आयोडीन को आपने फ्यूल सोर्स, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है. उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस shows the subatomic particles of a species having a +1 charge on it. अब +1 चार्ज किसके ऊपर आता है? सही है. अब देखें +1 चार्ज जो है हमारे पास, +1 का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है. अब यहाँ 20 और 18 है, दो ज्यादा है. 19 और 18 है, इसका मतलब है प्रोटॉन एक ज्यादा है, तो +1 यहाँ पे रहेगा. बाकी भी देख लें, यहाँ 10 और 9 है, इसका मतलब है इसका -1 यहाँ पर आएगा और इसका -2 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 17 का ऑप्शन बी आ गया. ठीक है, शाबाश. क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट. देखिए इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपके जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से तीन ऑप्शंस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हक में है, यानी कि दे आर करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सबसे पहला सवाल है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. आपने जो गलत ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, ये भी रदरफोर्ड ने कहा था. एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी एटम ने रदरफोर्ड ने कहा था, बिल्कुल सही है. इसका मतलब जब तीन रदरफोर्ड ने कहे थे तो इसका मतलब चौथा ही नहीं कहा होगा. वो चौथा क्या है? एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द लाइन स्पेक्ट्रम. ये हमारे बोहर भाईजान ने कहा था कि एनर्जी जो होती है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम 3919 के इज. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने का मतलब ये है कि जो 19 दिया हुआ है ना, ये 19 एटम फिल होने चाहिए. सही है, कैसे होंगे? काउंट कर लेते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कितने? 2 + 2 4 + 6 10 11 12 12 और 5 17. इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया. 2 + 2 4 + 6 10 11 12 + 6 18, ये भी गलत हो गया. 2 + 2 4 + 6 10 11 12 12 + 6 18 और +1 19. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4s2 दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा. सही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ताल्लुक उसके एटॉमिक नंबर से है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एल शेल. भाई एल शेल के अंदर जो है वो कितने सब शेल्स होते हैं? ठीक है, जो हमारा के शेल होता है इसके अंदर सिर्फ ये वाला सब शेल होता है. ठीक है. जो एल होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी हमारे पास कितने होते हैं? एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, यानी कि एक एस होता है और एक पी होता है. तो एक एस और एक पी मिला के कितने हो गए? दो हो गए. ठीक है. एक अगला क्वेश्चन है 21, वो कह रहा है अ ट्रांजिशन मेटल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका वीक मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड वीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है. ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो लिक्विड होगा. बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल इज आइडेंटिफाइड एज. मेटल क्या होना चाहिए? आयरन नहीं, आयरन नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कॉपर का भी हाई होता है. हमारे पास जो मरकरी होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये लिक्विड होता है. ठीक है, और इसके अंदर ही वीक मेटेलिक बॉन्ड भी होता है. सही है.
इसके बाद लिखा हुआ है इन द पीरियोडिक टेबल एन एनिमल विद एटॉमिक नंबर 14। एक पीरियोडिक टेबल में अगर एटॉमिक नंबर 14 होगा तो एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में प्लेस होगा, ये सवाल है। अब मैं अगर पीरियड 1 की बात करूँ तो पीरियड 1 के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और 2 है। 2 के अंदर भी हमारे पास पहले 2 यहाँ पर होते हैं और 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। सही है, 10 जो गए वो पहले 2 पीरियड्स के लिए हो गए, और तीसरे पीरियड में हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हमारे पास 14 एटॉमिक नंबर थर्ड पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बाकी इसका मतलब है 3 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहला पार्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा और आपने आंसर उसके बाद ही आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से कम है, बिल्कुल सही कह रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो ताकि वो फ्रॉम अ गैसियस एटम या आयन से। ठीक है, पार्ट डी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल टू इटसेल्फ। नो, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है इफ अ सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस कह रहे हैं, अगर सॉलिड सब्सटेंस हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो वो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेटल है। मेटल जो होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। ठीक है, सेकंड ग्रुप में होता है। वेर वाइल क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेरियम रिएक्ट विद क्लोरीन देन देयर प्रोडक्ट इज। अब देखें, बेरियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो लूज करता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो +2 होता है ना, ये +2 चला जाता है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, साइन नहीं जाता, सिर्फ नंबर जाता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -1 का 1 जो है ना वो यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका मतलब है Ba1Cl2। तो इसको हम ऑब्वियसली यूं नहीं लिखते, इसको हम Ba1 को तो 1 नहीं लिखते, 1 को ऐसे ही रहने देते, तो इसका आंसर क्या हो गया, BaCl2 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द हीटिंग कर्व बिलो शोज अ टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस एज इट इज हीटेड ओवर टाइम। ठीक है, एट पॉइंट x to y द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो हीट इज कंटिन्यूसली एडेड। भाई हीट आप ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसकी रीजन क्या है, अलाइनिंग विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर दिस अकर्स बिकॉज द एडेड एनर्जी, जो एनर्जी ऐड हो रही है वो क्या करिए, स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सब्सटेंस। बिल्कुल गलत है, एनर्जी को ट्रांसफर स्टॉप थोड़ी कर सकता है वो। इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज तभी होगी जब आपका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ओवरकम्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बिल्कुल सही आंसर है। आपके पास जो हीट एनर्जी ऐड हो रही है, क्योंकि हीट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ रही है। सही है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं हो रहा आपका। सही है, इसका मतलब है कि वो जो हीट बढ़ रही है वो क्या करिए, वो ओवरकम करिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। सही है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वो लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल विच डिफ्यूज द फास्टेस्ट थ्रू द एयर। देखिए, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे आपका मोलर मास की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जिसका मोलर मास कम होगा या लेस होगा, उसकी जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होगी। अब मोलर मास किसका कम है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, और ये इसके 2 एटम्स है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 32 हो गया। क्लोरीन है, इसके 35.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको फिलहाल नहीं लिख रहा क्योंकि इसको काट देता हूँ। नाइट्रोजन है, उसका 14 होता है, और इसमें जब ऑक्सीजन की वैल्यू, ये ऑक्सीजन O2 है, तो 32 ही ऐड आएगा, ऐड कर दूंगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। 46 होता है, लेकिन जाहिर सी बात है गलत हो गया ना, कम चाहिए आपको। कार्बन है, कार्बन का 1 होता है, और कार्बन 1 नहीं होता, कार्बन का 12 होता है,
और हाइड्रोजन का 4 होता है, सही है। तो कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब ये है कि सबसे कम हमारे पास जो मोलर मास है वो है मीथेन का, सही है। At constant temperature, if the volume of a gas in a container is reduced to half, then the pressure on the wall will, ये बेसिकली स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास बॉयल्स लॉ की। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहलाती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, सही है। और अगर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वॉल्यूम की वैल्यू अगर हाफ हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम अगर हाफ कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सही है। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डबल, ठीक है, डबल हो जाएगा, सही। ओके, 29 क्या कह रहा है, इन द डायग्राम द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड द ग्रेटेस्ट इन टेम्परेचर। द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो शेप्स को देख के नजर आता है, वो है सरफेस एरिया का। वो आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया किस शेप का ज्यादा है। इसका अगर देखें तो इतना सा है, इसका देख सकते हैं तो ये एक एरिया की शेप आ रही है, इसका भी छोटा सा है, लेकिन ये जो एरिया है डी का ये काफी बड़ा है, सही है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन डी, बिकॉज इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, अहमद प्लॉटेड अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग चार्ज लॉ। अब उसने स्टेटमेंट में कह दी वो चार्ज लॉ है, सही है। ही प्लेस टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस, सही है। एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑब्वियसली चार्ज लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अहमद ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, अब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास 0 केल्विन पे करती है, ठीक है। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन लिखा है मैंने, अब आप कह रहे हैं ओके लिख दिया सर ने। 0 केल्विन का मतलब होता है, ये वैल्यू याद रखिएगा, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आती, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ये पेपर जब इस सॉल्व कर रहे होंगे, आप ये कहेंगे कि सर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर क्यूब। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये 1 नंबर का वो सवाल दिया हुआ है और हमने इसमें कैलकुलेशन भी करी, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, लेकिन बीच के सवाल तो आसान दिए हुए थे ना उसने आपको, इसलिए आपको टाइम वहीं ज़्यादा कंज्यूम करना है जहाँ पे कंज्यूम करने के लिए ज़रूरत है। अब यहाँ पे सबसे पहले मोल्स निकाले, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जो कि पोटेशियम सल्फेट का गिवन मास है ये, ठीक है, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो कि है ये, सही है। इसको जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.184 आ जाएगा, ठीक है, और ये मोल्स आ जाएंगे आपके पास, सही है। तो मोलैरिटी के लिए इसको डिवाइड करेंगे 0.184 को आपने डिवाइड करना है किससे, वही वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे। अब वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब आपके पास लिखा हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। 350 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.35 आएगा, सही है। अब आप कैलकुलेटर यूज करें, 0.184 को डिवाइड कर दे 0.35 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.52 मोलर आ जाएगा, सही है, जो कि है आपका ऑप्शन सी, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, द गिवन डायग्राम शोज एन एरिया कवर्ड इन फॉग, सही है। फॉग के अंदर एक एरिया कवर्ड हुआ है। अब फॉग क्या है, बेसिकली फॉग इज अ सोल्यूशन ऑफ, अब फॉग किसका सोल्यूशन है ये देखना है आपको। अब आप जो बच्चा कंफ्यूज होगा वो इन दो ऑप्शंस के अंदर होगा, इन दो ऑप्शंस के, कि यार गैस लिक्विड में होती है, लिक्विड गैस के अंदर होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि सीन ये होता है कि जो लिक्विड वाटर होता है ना, लिक्विड वाटर वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है एयर में, ठीक है, सही है। लिक्विड वाटर जो होता है वो डिस्पर्स होता है एयर में, तो इसलिए लिक्विड एंड गैस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसका मतलब ये कि इनकरेक्ट का मतलब ये कि बाकी तीन सही है। इट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, इट लीव्स रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन, ये बात सही है। इट फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर, इट फॉर्म्स हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये भी सही है।
इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट मे शो टिंडल इफेक्ट, ये भी सही है। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ कि आपको टिंडल इफेक्ट का मतलब नहीं पता, सर्कल कर दें अभी इसको, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, सही है। अब यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन में इट अपीयर्स ट्रांसलूसेंट, में ट्रांसलूसेंट नहीं होती ना, सोल्यूशन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया स्टेटमेंट, आपको पता चल गई कि हाँ भाई ट्रांस सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट नहीं होती, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, सही है। पेपर में आपको ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिल जाए कि जिसका मतलब आपको नहीं पता, अगर उसका मतलब आपको नहीं पता तो आगे चले जाएं और अगले ऑप्शन को लाजमी देखें। अगर आप अगले ऑप्शन को देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना आंसर अचीव कर लेंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू डिसॉल्व 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 2.5 ग्राम को 50 ग्राम में डिसॉल्व कर दें, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अब देखें इसमें मैंने एक गलती कर दी, वो ये कि टोटल सोल्यूशन का जो मैस है उसमें 2.5 को भी ऐड करना था नीचे, सही है। ये बेसिकली क्या होगा, 2.5 डिवाइड बाय 50, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.762%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है 35 में, इन साइंस लेबोरेटरी मरियम प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर ऑफ SiO2 एंड एक नाम लिखा हुआ है आगे, इन वाटर, शी देन अप्लाइड द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑन द मिक्सचर, एंड इन्फेरेंस मरियम मस्ट हैव मेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट, वो क्या इन्फेरेंस उसने निकाली है, वो ये निकाली है कि SiO2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई ये तो पहली बात ही सही कर रही है, ये तो पहली ही बात सही कर रही है कि SiO2 जो होता है वो इनसॉल्युबल ही होता है इन वो पानी के अंदर, सही है। अब ये बात तो है ही सही, तो बाकी ऑप्शन देखने का फायदा ही नहीं है, सही है, क्योंकि SiO2 जो है वो इनसॉल्युबल ही होता है पानी में, सैंड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है ना पानी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द रिडॉक्स रिएक्शन विद इट्स इनफेरेंस। ओके, कौन सा रिएक्शन जो मैच कर रहा है रिडॉक्स रिएक्शन को और उसकी इनफेरेंस ही मैच कर रही है, सही है। अच्छा, 2HI प्लस Cl2 H2 I2 प्लस 2 HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड इज रिड्यूस टू आइन, सॉरी आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो उसमें जा रहा है, तो ये इनफेरेंस गलत है। दूसरी कह रहे हैं मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, वो कह रहे हैं ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम में जा रहा है, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट को भी तो आपने जहन में रखना है, कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है और कॉपर आयन दे रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि कॉपर जो है 2+ से, यहाँ पे कॉपर का चार्ज है 2+, ठीक है, ये जा रहा है 0 में, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो बना रहा है क्या, वो आपको कॉपर बना के दे रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका सही जवाब है यहाँ पे, सही है। और मैग्नीशियम आपका यहाँ पे 0 से जा रहा है +2 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 37 पर आते हैं, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। बट डाउन सेल के अंदर जब हमारे पास गैस प्रोड्यूस होगी तो 2NaCl को अगर आप फ्यूज कर रहे हो, NaCl को फ्यूज कर रहे हो तो Na प्लस और Cl- ही बनेगी, प्लस नहीं आएगा, आयन नहीं बनाएंगे, गैस बनाएंगे ना, आयन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, गैस फॉर्म में। 2Na+Cl2 आएगी तो भाई सिर्फ Cl2 ही तो बन रही है हमारे पास, तो ये गैस की बात कर रहा था, इसलिए मैंने आयन फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन अल्तमिश प्लेसेस आयरन नेल्स इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, सही है। द सोल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू लाइट ग्रीन, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट अबाउट द रिएक्शन, वो रिएक्शन के बारे में क्या बात करें। मेल्टिंग ऑफ आयरन इन द सोल्यूशन, इसको कहीं ताल्लुक ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट इन द सोल्यूशन, आयरन सल्फेट इन द सोल्यूशन जो ब्लू को लाइट ग्रीन कर रहा है, शाबाश। द डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक कॉपर इन द सोल्यूशन, नहीं इसकी बात भी नहीं करा, कोरोजन की बात भी नहीं करा, तो आयरन सल्फेट की जो प्रेजेंस है वो बेसिकली क्या कर रही है, उस सोल्यूशन का कलर चेंज करिए फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेल व्हाइल 1 मोलर डज नॉट। वो कह रहा है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और वो कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, भाई वो उसकी एक सिंपल सी रीजन ये है कि आयन नहीं बनाता, शुगर जो है डज नॉट फॉर्म आयन्स इन पानी, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, अब आंसर देखते हैं। सोडियम क्लोराइड अब्सॉर्ब मोर वाटर इंक्रीजिंग इट्स कंडक्टिविटी,
अच्छा, दूसरा लिखा है शुगर हैज लार्जर मॉलिक्यूल मेकिंग हार्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स इनटू आयन बट शुगर रिमेन्स एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। सही है, दोनों बातें क्लियर है यहाँ पे। ओके, 40 में क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द गिवन गैल्वेनिक सेल, द कंपोनेंट पी इज आइडेंटिफाई एज। ये जो पी बना हुआ है पी, इसको क्या कहते हैं भाई, ये रास्ता बना रहे हैं ना, रास्ता जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, जो कि बेसिकली क्या करे, दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है,